तो हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज है आपका 31 मार्च और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जियोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में। अभी तक मैं इतना तो कॉन्फिडेंस में हो चुका हूं कि भाई इतना ज़्यादा मैं जो क्लासेस करवा चुका हूं साल भर से, उन सभी क्लासेस पे रीच आप लोगों का बहुत अच्छा है। एंड मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना जियोलॉजी में वे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, मुझे तो इतनी तो गारंटी है, ठीक है। क्योंकि भाई मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पढ़ाई आप लोगों का बहुत अच्छे से चल रहा है, कंटिन्यू है। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग जो एकदम जीरो लेवल से वे आज सोकर उठे हुए हैं फ़िलहाल, तो उन लोगों का डायरेक्ट कहना होता है कि सर हमें ना पास करा दीजिए, पास करा दीजिए। तो भाई आपको मैं बता दूं, अभी आज है आपका 31 मार्च, ज़्यादा दिन अभी नहीं हुआ है, अभी 4 दिन टाइम है। 4 दिन में यदि आप चाह जाओगे ना तो जियोलॉजी का तैयारी पूरा कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि इसका टीचर कौन है? मैं हूँ। समझ आ गया? 11th का सिलेबस मैं 11 दिन में पूरा करा सकता हूँ, पूरा जियोलॉजी पढ़ाकर, और स्टूडेंट्स पूरा फुल टू फुल करके आ सकते हैं। तो समझो 12th में भी हम टाइम मात्र ज़्यादा नहीं, हम मोस्टली टाइम मांगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 मंथ, लेकिन आप उनका भी शॉर्ट तरीके से मैंने रिवीजन करा दिया है, आप जाकर उसे भी देख लीजिए। यहाँ पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम भेदभाव मत कीजिए। यदि आप इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में ज़्यादातर पढ़ाता हूँ ना, तो हिंदी मीडियम में लेक्चर समझ लीजिए। अगर इंग्लिश में उतना काबिलियत है तो आप इंग्लिश में एग्जाम दीजिए। यदि आप हिंदी मीडियम के हैं और आपको इंग्लिश में देने का मन है एग्जाम, तब भी दे सकते हैं बिंदास। यदि आप इंग्लिश मीडियम का है और आप हिंदी में लेक्चर देख रहे हैं तो आप इंग्लिश मीडियम में बिंदास दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर कट ऑफ नहीं होगा। हालांकि ऐसे स्टूडेंट्स जो एकदम जीरो हैं उनके लिए मैं 2 प्लेलिस्ट नीचे दूंगा। एक सजीवन बूटी लिखा हुआ होगा, सजीवन बूटी देख कर लोगों को माथा खराब हो जा रहा है। भाई सच में सजीवन बूटी है, उसको घोर के पी जाइए। जितना वीडियो है ना, आधा से अधिक जियोलॉजी आपका फाइनल 90% जियोलॉजी बस लेक्चर देख के फाइनल हो जाएगा आपका, ऐसा मैंने रिवीजन करवाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सीरीज नीचे है, जो कोई आप कंप्लीट करा सकते हैं। प्लीज़ नोट्स के लिए मेरे पास कॉल ना करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नोट्स मेरे पास नहीं है, बस मेरे पास वही ऑप्शन वाला है जो कि प्रीवियस ईयर से, इसके बाद मॉडल पेपर है जो कि टेलीग्राम पे अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए। हम लोग आते हैं अपने पहले सवाल की ओर, जो कि है सबसे पहला सवाल, संस्तरित सेल विज्ञान यानी कि संस्तरित भूविज्ञान के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। भाई ये सवाल में कोई जाननी है, मैं आपको बता दूं, यहां तक 1 2 3 4 ये सभी सवालों का कैपेसिटी मात्र 3 मार्क्स का है। जब भी ये सवाल पूछेंगे 3 मार्क्स के, और ये सभी सवाल 2016 के पूछे हुए हैं। 2016 में ये सवालों को पूछा गया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें लगा कि भाई ये वाला ना इस वर्ष भी पूछ सकता है, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। चलिए सवाल पे आइए। संस्तरित भूविज्ञान के सिद्धांतों का आपको वर्णन करना है। भाई संस्तरित सेल विज्ञान होता क्या है, पहले इसको समझिए। ध्यान से शब्दों को समझकर आप आंसर को लिख सकते हैं। हम लोग हैंड रिटेन या कंप्यूटराइज यहाँ पे नोट्स की बात नहीं करेंगे। अस्तरित सेल विज्ञान को ही हम लोग बोलते हैं संस्तर सेल विज्ञान। शॉर्टकट में संस्तर मतलब परत। क्या होता है? परत। आपको एक मॉडल हम मायने में दे देंगे यदि आप पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो, है ना, और जो देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं। हम अपने पृथ्वी के इतिहास और इस पे हुए कालानुक्रम यानी कि काल अनुक्रम मतलब समय के साथ साथ जो चेंजिंग हुआ, हम अपने पृथ्वी पर स्टार्टिंग समय से हुए कालानुक्रम अतीतों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही हम संस्तर सेल विज्ञान कहते हैं। यही हमारा सिद्धांत है। सिद्धांत में एक और चीज, इसके अंतर्गत सिद्धांत लिखकर आप हेडिंग दोगे, उसके बाद लिखोगे इसके अंतर्गत हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जिसको हम लोग बोलते हैं भूविज्ञान पैमाना का सहारा लेते हैं। बस 3 मार्क्स का है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना, ज्यादा भरना नहीं है आंसर को, है ना। इसके अंतर्गत और भी अगर बात कर ले तो इयोन, एरा, ये सब जो नाम है ये सब इसमें आता है। ये सभी का वीडियो मैं बार बार बोला हूँ, पिछला लेक्चर में भी मैंने बोला था कि उसको देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 1 घंटा 12 मिनट का वो वीडियो है, ठीक है, उसे देख लीजिएगा। पूरा इतिहास पृथ्वी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने इस लेवल से पढ़ाया है कि आप भैया यूपीएससी एग्जाम तक वो पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो इतना रिसर्च किया हुआ है कि जो यूपीएससी एग्जाम में जितना जियोलॉजी पूछता है ना, आईएएस का एग्जाम में, वहाँ से भी मैंने लेक्चर्स को देखा, और बाकी जहाँ से ना रिसर्च हो सकता था सभी लेवल को मिलाकर मैंने 1 घंटा 12 मिनट का क्लास लिया है उसमें, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, बहुत बड़ा ही सीरियस क्लास है। अगला सवाल नंबर 2 हमारा आता है, अयस्क के औसत प्रतिशत की बात कीजिए, ठीक है, उसके बारे में विवेचना कीजिए। तो भाई उसी के बारे में हमें पढ़ना है, अयस्क के औसत प्रतिशत क्या होता है। तो इसका मीनिंग साफ है, आप ध्यान से देख सकते हैं कि लिखा अयस्क
के औसत प्रतिशत। अयस्क देखिए पहले होता क्या है उस पॉइंट को समझ लीजिए। खनिज आप सभी को पता है ना, खनिज क्या होता है? खनिज होता है कि प्राकृतिक तरीके से पृथ्वी के परपट्टी से अकार्बनिक तरीकों से हम लोग अकार्बनिक पदार्थों को प्राप्त करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं? आपको खनिज बोल देते हैं। इसे इंग्लिश में मिनरल्स कहा जाता है। इसके अंतर्गत दो प्रकार की चीज़ें आती है। पहला आता है मुख्य खनिज, इसी को हम लोग एक तरीके से अयस्क भी बोल देते हैं। लेकिन मुख्य खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धात्विक में और एक हो जाते हैं अधात्विक में। तो धात्विक मुख्य खनिजों को ही हम लोग अयस्क बोलते हैं। और शॉर्टकट में अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो वह खनिज जिसमें धातु की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? अयस्क बोल देते हैं। और एक अधात्विक खनिज आ गया, इसका तो लेवल ही अलग है, वो अधातु वाले कैटेगरी वाले वो खनिज होते हैं। इसके बाद एक लास्ट में आता है जिसे गैंग कहते हैं, उसे गैंग मिनरल हम लोग बोल देते हैं। अधात्विक खनिज उसे कहते हैं, उसमें जो मुख्य खनिज है यानी कि जो मेन मिनरल है, चाहे वो अधात्विक हो या धात्विक हो, उसमें पाई जाने वाली अशुद्धियों को ही हम लोग गैंग मिनरल बोल देते हैं, है ना। तो अयस्क के औसत प्रतिशत की बात किया जा रहा है। इसका मतलब आपको पता है कि जो अयस्क होता है ना भाई साहब, अयस्क में धातु जो होगा वो तो पक्का ही होगा। तो इसका मीनिंग साफ है कि अयस्कों में उपस्थित, ध्यान दीजिएगा, अयस्कों में उपस्थित धातु की प्रतिशत को हम लोग अयस्क के औसत प्रतिशत कहते हैं। करेक्ट आंसर है, अयस्कों में उपस्थित धातुओं की प्रतिशतता को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अयस्क के औसत प्रतिशत कहते हैं। बस कंप्लीट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जो कि है जीवाश्मों के परिरक्षण के बारे में आपको क्या करना है? लिखना है। फॉजिल्स के प्रिजर्वेशन उसे बोलते हैं, संरक्षण करना है, उसका बचाव रख रखाव करना है। इसके बारे में हालांकि मैंने पार्ट 1 में भी देखा हुआ है ना, लेकिन इसको देख लीजिए जीवाश्म के रखाव हम कैसे करेंगे। पहला पॉइंट, जीवाश्मों का परिरक्षण, इसकी परिरक्षण के बारे में विवेचना करना है। रखाव करेंगे कैसे? ये रखाव करने का परंपरा ये हमारे धरती माता की है। धरती के अंदर ये सभी चीज़ें दबी हुई है। इसके बाद हम लोग उसको खनन प्रोसेस द्वारा, मान लीजिए कोयला जीवाश्म है, पेट्रोलियम जीवाश्म है, सीएनजी गैस जीवाश्म वाले कैटेगरी में आते हैं, प्राकृतिक गैसेस सभी जीवाश्म में आते हैं। इनको हम धरती के अंदर से निकालते हैं जी, है ना। और इनका रख रखाव करने का जो ओरिजिनल जो ठिक्का लिया हुआ है वो कहाँ पे? धरती के अंदर है। अब भैया धरती के अंदर से हम उसको निकाल तो लिए, निकालने के बाद इसे हम लोग कहाँ पे रखेंगे? कोयला है उसको कहाँ पे रखेंगे? घर में? नो, इसका यूज करते हैं। तो भाई पहला संरक्षण की बात उसी जगह पे सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन हाँ, कुछ जीवाश्म जीव जंतु लाइक ट्राइलोबाइट्स हो गए, गैस्ट्रोपोड्स हो गए, है ना, ये सभी जंतुओं को हम लोग लैब में ले जाकर रखते हैं ताकि इनके बारे में स्टडी अच्छे से किया जा सके। ये तो रही अलग पॉइंट। एक और पॉइंट इससे हम क्रिएट कर सकते हैं। पहला चीज़, यहाँ पे माइंड को क्रिएटिव बनाना है ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ना आप पॉइंट्स को बना सकते हैं वो भी सही वे में। यहाँ पे बिल्ली रास्ता काट रही है मेरे कोचिंग के दूसरे वाले हॉल में, है ना। तो जितना आप क्रिएटिव माइंडसेट लगा कर जो चीज़ों को है उसको बना सकते हैं तो और भी बेटर हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको कॉपी पेस्ट मार दो, नहीं, गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जीवाश्मों के परिरक्षण के बारे में वो स्टेप तो फाइनल। लेकिन एक और चीज़ कि भाई जीवाश्म के बचाव तो हम कर लिए, अब इससे बेनिफिट्स क्या हैं? भाई पॉइंट बनाना है हमें और करेक्ट मैटर में, करेक्ट मायने में जो है हमें पॉइंट बनाना है। जीवाश्म का प्रिजर्वेशन हम करेंगे तो हमें बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स क्या हैं कि वही जो संस्तर भूविज्ञान जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे ना, कि पिछले अतीत के कालानुक्रम के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा, पिछले टाइम स्केल के बारे में हमें जानने को मिलेगा। सेम उसी प्रकार से हमें ये भी जानने का मिलेगा, जैसे डायनासोर को तो हम लोगों ने नहीं देखा, उसका जीवाश्म हमें मिला, है ना। और जो ट्राइलोबाइट्स हैं जिनके बारे में हम लोग बोलते हैं कि तिरछे ढंग से देखने पर 3 भागों में पार्ट्स दिखाई देते हैं, तो भाई उनको तो हम लोगों ने नहीं देखा, तो उनका क्या मिला? हमें अवशेष मिलता है। क्या मिलता है? अवशेष। तो अवशेष को हम लोग प्रिजर्व किए, उसको संरक्षित किए, बचाए, तब जाकर आज हम उन जीवों के बारे में अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 कि आप उन जीवों के बारे में स्टडी कर पाते हैं यदि आप इसको प्रिजर्व कीजिएगा, जीवाश्मों का परिरक्षण कीजिएगा तब। इसके बाद और चीज़ है कि हमें उस समय के जलवायु के बारे में पता चल सकता है। भाई अनुमान लगा सकते हैं, है ना, अनुमान लगा सकते हैं कि उस टाइम में किस प्रकार के जीव हो सकते हैं। मान लीजिए डायनासोर, तो डायनासोर का जीवाश्म हमें मिला, तो ये चीज़ तो पता ही चला कि भाई ये जो थे ना डायनासोर, ये कार्बोनिफेरस युग में थे। पहला पॉइंट यहाँ पे ये मिलता है। कब? भाई
उसके डायनासोर के बारे में यदि हम स्टडी करते हैं, शरीर बड़ा होता है। और संस्तरित सेल विज्ञान में भी बताया गया कार्बोनिफेरस युग। उस समय में आपको ये भी हम पढ़ाए थे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कि भाई बहुत बड़े बड़े शरीर वाले क्या करते थे, जीव उस समय आया करते थे। अब यहाँ पे एक और पॉइंट हम बताते हैं कि जैसे लोग बोलते हैं ना सबसे पहले कौन आया धरती पे, थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक चलते हैं हम लोग। सबसे पहले इस धरती पे कौन आया था, हम लोग बोलते हैं एल्गी, जिसको नील हरित शैवाल बोल देते हैं, वो आया। वो कैसे आता है, उसके लिए अनुकूल वातावरण क्या होता है? उसके लिए अनुकूल वातावरण ये होता है कि भाई टॉपिक जो मान लीजिए एल्गी को किसी जगह पे पैदा लेना है, जन्म लेना है, ठीक है, तो उसके अनुकूल वातावरण का होना आवश्यक है। जैसे हम लोगों के आंगन में, खेतों में, कहीं पे कोई खाई होता है, उस जगह पे एल्गी आ जाता है। जल में, पानी में जो हरे हरे होते हैं नील हरित शैवाल, वो आ जाते हैं। तो भाई उनके लिए वातावरण क्या है? सबसे पहला पॉइंट हम लोग एक लाइन में बोल सकते हैं, नमी। क्या चाहिए? नमी। तो भाई जब स्टार्टिंग में महासागरों का निर्माण हुआ है, ये बात तो मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ। आप जियोलॉजी में 0 है ना, क्लास 11 का भी क्लास करने की आपको आवश्यकता है, बट अब क्या फ़ायदा, भोज के दिन सब कुछ नहीं होगा। चलो एक डायलॉग कॉपी पेस्ट होता है, तो ऐसे नहीं करना है। आपको इतना तो पता चला कि शैवाल जो थे उनको अनुकूल वातावरण चाहिए, जो कि मेन चीज़ आता है नमी और वाटर। ये नमी हो गया, सब हो गया उस जगह पे, है ना। इसके बाद आपके महासागर आते हैं तो मत्स्य वर्ग का विकास आता है। सबसे पहले दुनिया में कौन आया? एल्गी के बाद मत्स्य वर्ग, है ना, मछली प्रजाति, बहुत बड़ा बड़ा विशाल विशाल। इसके बाद स्थल मंडल पे कौन आया? डायनासोर। कौन आते हैं? डायनासोर आते हैं। डायनासोर भाई साहब आते हैं तो डायनासोर का जब हमें प्रिजर्व्ड फॉसिल्स मिलता है, जीवाश्म मिलता है, तो हम लोग एक ही अनुमान लगाते हैं कि भाई उस समय बहुत बड़े बड़े जीव होते होंगे, स्तनधारी। इसके अलावा समुद्री जीव आजकल छोटे छोटे हो चुके हैं, जो कि हम लोग मत्स्य, मछली उसलिए छोटा छोटा कैटेगरी आता है। अब हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जब डायनासोर का युग होगा, उस समय का जलमंडल होगा, बहुत विशाल विशाल भाई जानवर रहते होंगे उस समय में, मछली कैटेगरी, है ना, ऐसे। तो ये हमें सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलती है, मतलब पूर्वत अतीत के बारे में हमें स्टडी करने को मिल जाते हैं, बीती हुई कल के बारे में हमें स्टडी करने को मिल जाती है, जीवाश्मों के बारे में। मान लीजिए आज मानव युग है, मानव युग में मान लीजिए कोई ऐसा आपदा आया पृथ्वी पर, सब कुछ खत्म हो गया, आने वाली पीढ़ी बचेगा तब तो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट अगला, अगर मान लीजिए कभी तो इस पे जीवन, क्योंकि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, यहाँ पर जीवन संभव है, तो आने वाली पीढ़ी कुछ ना कुछ तो होगा। तो भाई अगर उन लोगों का खोपड़ी मेरे जैसा होगा, मतलब हम जैसा होगा, हम सभी जैसा, तो उन लोग भी तो स्टडी करेगा ना, हम लोगों का जीवाश्म मिलेगा, भाई ये था, फोन था, कैमरा था, ट्राइपॉड था, है ना, बोर्ड था, नॉलेज था, भाई इतने पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। नवजीवी महाकल्प में हम लोग नवजीवी महाकल्प के अंतर्गत आते हैं, तो ये सब उनको भी मिलेगा। तो भाई ऐसे ही ना, मतलब आप एक ऐसे समझो कि आप कुछ नहीं जानते हो, अगर आपको कोई सूचक जीवाश्म मिल जाए तो आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है, ऐसे। तो भाई ये टॉपिक तो बहुत लंबा हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, आई होप दैट आपके माइंड में फिट भी हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, झारखंड राज्य के संदर्भ में ऊपरी गोंडवाना सेलों के भूवैज्ञानिक अनुक्रमों को आपको लिखना है। ये प्रश्न देखने के लिए लंबा है, जाना नहीं है। जैसे एक मोटा इंसान को देखकर आपको कभी डरना नहीं चाहिए, जो एकदम मोटा हो, ठीक है। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार सवाल पूछा गया था किसी के द्वारा कि सर हम लोग तो दुबले पतले होते हैं, जो मोटे लोग आएगा उसको कैसे दौड़ना, मतलब उसको कैसे हम लोग लड़ेंगे, उससे कैसे निपटेंगे। हम बोलते कि बेटा तुमको लड़ना नहीं है, उसमें उसको इतना हाइपर कर दो ना, उसको ऐसा ऐसा टोन मारो, पिन जैसे होता है ना, स्टेपलर से पिन, स्टेपलर तुम्हारा मुंह है, पिन मारो ऐसा ऐसा, उसको ज़्यादा नहीं, 10 राउंड मारवा दो इसी कोचिंग, 10 नहीं 1-2, और बढ़िया से छका दो उसको, क्योंकि पतले लोग बड़ा दौड़ता है, फुदकता भी है बहुत अच्छे से, बोलेगा भैया राम राम तेरे से मैं नहीं लड़ने वाला, ठीक है, ऐसे भी बोल देगा। तो ये है पॉइंट। तो ऐसे ही सवाल को देखकर काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं डर जाते हैं कि भाई इतना लंबा सवाल है, इसको हम समझे तो समझे कैसे। देखिए आपको हम बताते हैं तोड़ तोड़ कर। झारखंड राज्य, मतलब हमारा झारखंड के संदर्भ में, झारखंड राज्य के अनुसार ऊपरी गोंडवाना सैलों के, मतलब गोंडवाना का 2 परत होता है, आपको मैं बता दूं, गोंडवाना परत दो परत है, एक निचली गोंडवाना और एक ऊपरी परत। तो ऊपरी गोंडवाना के जो चट्टान है उसका भूवैज्ञानिक अनुक्रमों को लिखे। गोंडवाना क्रम का भी एक वीडियो है मेरे चैनल पे, जो कि ओनली फॉर गोंडवाना है, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे भूवैज्ञानिक अनुक्रम समझ नहीं आएगा कि भैया भूवैज्ञानिक तो समझ में आया कि जमीन से संबंधित कोई विज्ञान के बारे में बात कर रहा है, लेकिन अनुक्रम क्या है। आप ऊपरी गोंडवाना सेलों के बारे में जो जान रहे हैं वो लिख दो, मैं बताता हूँ क्या क्या होता है। ऊपरी गोंडवाना की सेल बहुत ज़्यादा उपयोगी है, पहला पॉइंट। इसे हम आर्थिक उपयोग में ला सकते हैं।
इन सेलों को हम आर्थिक भूविज्ञान के भी शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। आर्थिक ऊपरी गोंडवाना सेल में लौह अयस्क वाला जितना कैटेगरी है ना झारखंड में, जो सिंहभूम इलाके में है, ये सब होता है ना। सिंहभूम इलाके में जितने भी चीज़ें हैं जहाँ पे लौह अयस्क बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उस साइड में ऊपरी गोंडवाना क्रम के सेल है। ज़्यादा नहीं, 5-7 लाइन, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। और भी ऊपरी गोंडवाना क्रम की सेलों की बात करें तो भाई जो कोयला जो है ना, कोयला, यहाँ पे कोयला वाला सब गोंडवाना क्रम का है, ठीक है। सब कोयला वाला क्या है, गोंडवाना क्रम का है। और गोंडवाना को आप तो अगर तोड़ो, सबसे पहले इसका अर्थ निकालो, क्या है नाम, गोंडवाना ना। तो जो आपको पता होगा, गोंड एक प्रजाति होता है, पहला पॉइंट, गोंड एक प्रजाति, बोल दिए प्रजाति तो मानव का है, जनजाति होता है ना। क्या होते हैं, जनजाति, उसको हम लोग अनुसूचित जनजाति में कैटेगरी में लेते हैं। अनुसूचित जनजाति यानी कि शॉर्टकट में बोले तो आदिवासी, इनका जो कास्ट होता है वो एसटी होता है ना। तो आदिवासी जो होते हैं, एक गोंड नाम कर, ध्यान दीजिएगा, गोंड नाम के, जिसको गोंड हम लोग बोलते हैं, गोंड, ठीक है, शॉर्ट में, ये गोंड वो गोंड नाम से ऐसा कुछ, ये सरनेम है, ऐसा दिया जाता है। तो गोंड अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है। ये प्रजाति सबसे पहले होता है। और आपको ये भी पता है कि पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था ना, तो उस समय ज़्यादातर जो मानव युग का शुरुआत हुआ था, तो वो मूल निवासी हुआ करते थे, जैसे कि आदि मानव, ये मूल निवासी थे भाई, जंगल में रहने वाले थे, ठीक है। तो आदिवासियों का एक तो है कि ये मूल निवासी है, पृथ्वी पे पहला इंसान का जो जाति है वो आदिवासियों का है, मूल निवासी है, ठीक है। तो जो गोंड जो जाति था, गोंड जाति का क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता था। और झारखंड में आपको ये भी पता है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा जो सेल पाया जाता है ना, वो गोंडवाना क्रम की पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि रीज़न है कि झारखंड में क्या बोलते हैं उसको, जनजाति, जिसको आदिवासी बोलते हैं, आदिवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। रांची साइड में चले जाइए, इसके बाद आप चले जाइए कहाँ पे, सिंहभूम में चले जाइए, है ना, इसके बाद गुमला में चले जाइए, अरे झारखंड के हर एक जगह पे, ठीक है, आपको मिल जाएंगे आदिवासियों का ग्रुप मिलेगा आपको, है ना। तो आदिवासियों का एक त्यौहार अभी जस्ट बीता, सरहुल का त्यौहार, इसी के चलते आपका जियोलॉजी का एग्जाम इधर हो गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, आपको गोंडवाना केवल समझाना है। तो गोंड जनजाति के नाम पे गोंडवाना नाम रखा गया, क्योंकि उस इलाके में जो सेल पाया जा रहा है, उस इलाके में गोंड प्रजाति बोल रहे हैं बार बार, गोंड जनजाति के लोग बहुत ज़्यादा निवास करते थे, इसलिए उसे गोंडवाना क्रम बना दिया गया कि भाई उस क्रम में ज़्यादातर गोंडवाना, यानी कि इंसानों की उत्पत्ति उस समय जो है ज़्यादा ही हुई थी, इसीलिए गोंडवाना क्रम बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट, अब आई होप दैट इसके पॉइंट के बारे में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ की जो सेल होती है, कोई भी खनिज अगर मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल तरीके से, अपने व्यवहारिक जीवन से बहुत ज़्यादा जो होते हैं यूज़फुल होते हैं, बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं इसका, है ना। और आपको पता है कि पश्चिम सिंहभूम में लौह अयस्क बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो हम लोग गोंडवाना सेल की अगर बात करें तो भाई सेल के रूप में मिल क्या रहा है, हमें कोयला भी तो मिलता है। तो कोयला आपको पता है धनबाद, झरिया में, ये सब में बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं। तो कोयला धनबाद के साथ साथ आपको और भी उसकी, देखिए कोई एक स्टेट की अगर हम नाम लेते हैं तो उसके आसपास भी मिल जाएंगे, कोई एक डिस्ट्रिक्ट के नाम लेंगे तो उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में भी मिल जाएंगे। अब नीचे के बारे में कौन जानता है ना। तो ये सब है। तो भाई इसके बारे में आप पॉइंट को लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 3 मार्क्स वाले हैं। अब आता है हमारे पास बहुत आसान सा सवाल जो कि 5 मार्क्स का है। पहला चीज़ आपको पता है, वीडियो के लास्ट तक अगर आप देख रहे हैं तो ये HW का सवाल है। ये सवाल मैं यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं उसको, रिमाइंड करवा रहा हूँ, बार बार याद करवाने की प्रयास कर रहा हूँ। आप इसे कॉपी में लिख लीजिएगा। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो तो लिख ही पाएंगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले भी इसी सवाल को इंग्लिश में करके और आपको इंग्लिश में आंसर देने का प्रयास करना है। नेक्स्ट चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अगला सवाल, जो कि 5 मार्क्स का है। इसका वैल्यू कितना है, 5 मार्क्स, ठीक है। चलिए 5 मार्क्स में देना है, अवसादी, आग्नेय एवं कयांत्रित सेलों में विभेद करें। अब सब सवाल आपको समझ में आ गया। आपको पता है अवसादी क्या है, पता है आपको कि आग्नेय क्या है, पता है आपको कि कयांत्रित क्या है, बट विभेद करना मीन्स अंतर बताना। तीनों सेलों के बारे में आपको अंतर बता देना है, 5 नंबर का है। इससे आसान सवाल और कोई हो सकता है क्या? इसीलिए मैंने पेट्रोलॉजी इतना रटता रहता हूँ कि भाई इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो, ये सवाल आएगा आएगा आएगा। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि भैया इसको पढ़ने की आवश्यकता है। अवसादी है, कयांत्रित, ऐसे। अब आपको हम डिटेल में लेकर चलते हैं, हम थोड़ा स्लो बात करेंगे अब, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोल देते हैं। इसके बाद देखिए सेल विज्ञान, अब थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। सेल विज्ञान को हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी। पत्थर या चट्टानों के बारे में यदि हम स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग सेल विज्ञान बोल देते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं जी। सबसे पहला जो होता है वो आग्नेय होता है, नंबर 2 वाले को अवसादी बोलते हैं,
नंबर 3 वाले को कयांत्रित बोलते हैं। समझ आ गया। यदि हम बात करें तो इनके संगठन के बारे में बात नहीं करना। पहला चीज आपको पता है कि आग्नेय सेल जो बनते हैं वो लावा तथा मैग्मा के कूलिंग एंड फ्रीजिंग प्रोसेस द्वारा बनते हैं। लावा मैग्मा गर्म पदार्थ होते हैं, लिक्विड प्लाज्मिक होता है, लिक्विड नहीं बोल सकते, तो वे कूलिंग एंड फ्रीजिंग प्रोसेस के द्वारा वे जम जाते हैं और ठंडा होने की वजह से वो क्या बन जाते हैं, आपका आग्नेय चट्टान बन जाते हैं। यानी कि लावा और मैग्मा के संगठन पर बने सेलों को हम लोग आग्नेय सेल बोलते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं। पहला इंट्रसिव आग्नेय सेल, दूसरा एक्सट्रसिव आग्नेय सेल। मतलब पहला आंतरिक आग्नेय सेल जिसको अंतर्वेदी बोलते हैं, और दूसरा हो गया बाहरी आग्नेय सेल। समझ आ गया। अब देखिए प्रकारों का प्रकार यहाँ पे हो जाता है। जैसे कि आंतरिक का भी 2 प्रकार होता है, जैसे मध्यवर्ती आग्नेय सेल, मध्यवर्ती अंतर्वेदी आग्नेय सेल। एक आता है प्लूटोनिक जिसको पतालीय बोलते हैं। हालांकि इतना डीप में आपको नहीं जाना, बस आग्नेय चट्टान पहला यह लावा एवं मैग्मा के संगठन पर बने सेल होते हैं। इसके बाद यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला बोलते हैं आंतरिक आग्नेय सेल और दूसरा बोलते हैं बाहरी आग्नेय सेल, यानी कि इंट्रसिव एंड एक्सट्रसिव बोल देते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो नंबर 1 में ग्रेनाइट लिख दो आप, नंबर 2 में आप क्या लिख दो, बेसाल्ट लिख दो। इसका मीनिंग साफ है कि भाई इंट्रसिव इग्नियस का भी यदि आपको एग्जाम्पल देना है आंतरिक आग्नेय सेल का, तो आंतरिक आग्नेय सेल का एग्जाम्पल आपका ग्रेनाइट हो गया, बाहरी आग्नेय सेल का एग्जाम्पल आपका बेसाल्ट हो गया। इसके साथ ठीक है फैकोलिथ हो गया, बैकोलिथ हो गया, फैकोलिथ हो गया, है ना। इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसके बाद एक सील आता है, एक डाइक आता है, ये सभी जो है आग्नेय के एग्जाम्पल हो जाते हैं। बहुत आसान है ना। इसके अलावा भाई इन्हें प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, जिसे प्राथमिक चट्टान कहते हैं। 3 स्टेप तो आपको ऐसे ही मिल गया। इन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, प्राथमिक चट्टान बोल देते हैं। समझ आ गया। ये पृथ्वी पे सबसे पहले आते हैं, इसीलिए इसे हम लोग प्राथमिक चट्टान बोल देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अवसादी का। अवसादी कुछ नहीं है, चट्टानों के पूर्वत चट्टान यानी कि आग्नेय चट्टान का अपर्दन एवं अपक्षय, अपक्षय के उपरांत, अपक्षय के बाद तुरंत क्या होता है कि ये चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं, सेडिमेंट्स बन जाते हैं, यानी कि अवसाद बन जाते हैं, बालू का रूप ले लेते हैं। तो उस प्रकार के जमे हुए पदार्थों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अवसादी। अवसाद को तोड़िए ना, सेडिमेंटेशन प्रोसेस, अवसादीकरण की प्रक्रिया द्वारा अवसाद। अवसाद क्या होता है, जैसे कोई नदी है, नदी के किनारे बालू जम गया तो उसको अवसाद बोलेंगे कि भाई ये डिपॉजिट्स है ना, ऐसे। तो उन्हें हम लोग अवसादी कहते हैं। अवसादी का उतना ज़्यादा कोई प्रकार होता नहीं है। अवसादी का आप एग्जाम्पल की यदि बात करते हैं तो आपको पता है बलुआ पत्थर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बलुआ पत्थर हो जाएगा। इसके बाद चूना पत्थर भी हो जाएगा। बलुआ पत्थर को इंग्लिश में सैंडस्टोन बोलते हैं, चूना पत्थर को शॉर्ट में लाइमस्टोन बोल देते हैं। कयांत्रित सेल का शॉर्ट में अगर हम नाम बोले तो होता है चेंज इन फॉर्म, यानी कि रूप में परिवर्तन। क्या होता है, रूप में परिवर्तन। अब बताइए रूप में परिवर्तन कैसे होगा। मान लीजिए रूप में परिवर्तन इसका 2 कैटेगरी से होता है, या तो सीधा आग्नेय सेल ताप दाब प्रेशर की वजह से कयांत्रित में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा हाँ, अवसादी चट्टान को हम लोग परतदार सेल भी कह देते हैं। क्या कहते हैं जी, परतदार सेल भी कहते हैं। आपको सुनकर ज़्यादा आंसर लेना है। अवसादी चट्टान को क्या बोलते हैं, परतदार, क्योंकि अवसादी चट्टान का टुकड़ा जो होता है ना बालू जैसा, वो एक जगह पे रहेगा तो उसको टुकड़ा हम लोग नहीं बोलेंगे, कंकड़ बोलेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा परत बाई परत रहेगा तब हम लोग उससे बोल देते हैं अवसादी चट्टान। समझ आ गया। यदि हम कयांत्रित की बात करें तो कयांत्रित सेल जो होते हैं इसका मीनिंग हम लोग साफ अर्थों में बोल सकते हैं चेंज इन फॉर्म होता है। ये 2 प्रकार से भी चेंज इन फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। पहला आग्नेय से सीधा ये कयांत्रित भी बन सकते हैं, इसके बाद अवसादी से सीधा भी कयांत्रित बन सकते हैं। तो इसका 2 प्रकार हो गया। पहला कयांत्रण हो गया और आग्नेय से कयांत्रित बनना, दूसरा हो गया कयांत्रित से अवसादी से कयांत्रित बनना। 2 प्रकार के एग्जाम्पल इसका आ जाता है। सबसे पहले हम लोग कयांत्रित के एग्जाम्पल की बात कर लें कि चूना पत्थर, जो चूना पत्थर था ना अभी लाइमस्टोन जिसे हम लोग बोल रहे थे, चूना पत्थर से ये भाई साहब संगमरमर बन सकते हैं। संगमरमर, इसे हम लोग इंग्लिश में मार्बल कहते हैं, जिसका उपयोग मूर्ति वूर्ति बनाने में होता है। इसके बाद नीस का आपने नाम सुना, नीस भी एक प्रकार का क्या है, कयांत्रित सेल है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। आपको पेट्रोलॉजी के बारे में और भी ज़्यादा पढ़ना है तो भाई हम वीडियो सजेस्ट अभी कर रहे हैं। आप देखो वीडियो, यदि आपके पास टाइम कम है तो आप वीडियो को 2x पे करके देखो, 1.5x पे करके देखो, फास्ट करके देखो, लेकिन देखो, क्योंकि बिना देखे समझ नहीं आने वाला है। ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना काफ़ी है। आप पहले इन सवालों को लिखोगे और लिखकर आप हमें आंसर बनाने का प्रयास करोगे और PDF बनाकर आप मेरे WhatsApp पे शेयर कर सकते हैं। किसी प्रकार का एग्ज़ाम से संबंधित जो भी डाउट हो आप हमें
व्हाट्सअप पे या वीडियो कमेंट में कीजिए सबसे ज़्यादा, और वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, क्योंकि भाई बहुत बुरा हो जाएगा। क्योंकि मेरे जैसा इंसान रहते हुए यदि कोई जियोलॉजी में फेल होता है या किसी को पता नहीं चलता है कि चैनल भाई होता भी है जियोलॉजी का, पढ़ाई भी होता है, तो भाई आपकी भी गलती हो जाएगी। क्योंकि मेरी तो प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम शेयर करते हैं वीडियो को, है ना, इसलिए आपको भी प्रयास करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।